रामलाल और सुशीला का एकमात्र बेटा अजय बचपन से ही बहुत होशियार था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ सुशीला ने सिलाई बुनाई करके, दूसरों के घरों में काम करके और खुद को तकलीफ देकर भी अपने बेटे को पढ़ाया। गांव में शिक्षा की सुविधा सीमित थी, इसलिए माँ ने अजय को शहर भेज दिया। बेटे की पढ़ाई के लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए। दिन में खेतों में काम करती और रात में दूसरों के घरों के कपड़े सिलकर पैसा जुटाती। जब भी अजय परेशान होता, वह उसे सिर्फ एक ही बात कहती, बेटा तुम बस मेहनत करो, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अजय ने माँ की बात गांठ बांध ली और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। अजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने स्कॉलरशिप हासिल की और कड़ी मेहनत से यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। जब उसका चयन कलेक्टर के रूप में हुआ तो माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन इस सफलता के बावजूद अजय माँ को शहर नहीं बुला पाया। माँ ने कहा था, बेटा मैं इसी घर में खुश हूँ, मेरे लिए यह टूटा फूटा घर ही महल है। माँ गांव में ही रह गई और अजय अपनी नौकरी के कारण दूर चला गया। वह सोचता था कि जब पहली बार वह कलेक्टर बनकर गांव आएगा तो माँ उसे गर्व से अपने पुराने घर में ले जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो कुछ उसने सपने में भी नहीं सोचा था, वही उसकी हकीकत बनने वाला। कुछ वर्षों बाद जब अजय कलेक्टर बनकर अपने गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। लोग फूल मालाएं लेकर आए, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन अजय की नजरें सिर्फ एक जगह थीं। वह गांव की गलियों से होकर अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। घर पूरी तरह से टूटा फूटा था। छत जगह जगह से टपक रही थी, दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी और दरवाजे की हालत खस्ता थी। माँ उसी घर में एक फटी हुई साड़ी पहने बैठी थी। माँ, ये क्या हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अजय की आवाज कांप रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं खुश थी, तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती थी। अजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी माँ की स्थिति देखी और खुद को अपराधी महसूस करने लगा। अजय ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह माँ के लिए एक नया घर बनाएगा। लेकिन माँ ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटा घर दीवारों से नहीं, प्यार से बनता है। लेकिन अजय ने ठान लिया था। उसने गांव में एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन पुराने घर को भी संवारने का आदेश दिया। उसने पूरे गांव का भी विकास करने का निश्चय किया। जल्द ही गांव में सड़कें बनी, स्कूल और अस्पताल खोले गए और अजय की मां का टूटा-फूटा घर अब एक नया, मजबूत आशियाना बन गया। जब नया घर बनकर तैयार हुआ, तो अजय मां को उसमें ले गया। मां ने घर को देखा और भावुक हो गई। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा तू सच में कलेक्टर नहीं, मेरा राजा बेटा है। अजय ने मां के पैर छुए और कहा, मां, तेरी ममता के बिना यह सब संभव नहीं था। आज गांव वालों के लिए अजय सिर्फ कलेक्टर नहीं, बल्कि एक सपूत था, जिसने अपनी मां और अपने गांव का कर्ज चुकाया था। मां के टूटे फूटे घर ने अजय को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। सफलता का असली आनंद अपनों की खुशी में ही है। अयान एक सीधा सादा और संस्कारी लड़का था, जो खान चाचा को अपने पिता के समान मानता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके बाद खान चाचा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अब जब अयान की शादी तय हो गई थी, तो उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि खान चाचा उसकी बारात का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब शादी के दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि खान चाचा नहीं आ सके, तो अयान ने बारात ले जाने से ही मना कर दिया। अयान की शादी पूरे गांव के लिए खुशी का अवसर था। उसकी मंगेतर सायरा एक अच्छे और संभ्रांत परिवार की लड़की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उनका रिश्ता गांव की सबसे सुंदर जोड़ी माना जाता था। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। खान चाचा खुद शादी की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने हलवाई से मिठाइयां बनवाईं, मंडप सजवाया और हर छोटे बड़े इंतजाम पर ध्यान दिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अयान की शादी उनकी अपनी औलाद की शादी जैसी थी। शादी का दिन आ गया। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही उत्साहित थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक दुखद समाचार आया। खान चाचा अचानक बीमार पड़ गए।
रात में उन्हें हल्का बुखार था, लेकिन सुबह तक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। जब डॉक्टर ने आकर देखा तो पता चला कि उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और सफर करने से मना कर दिया। यह खबर अयान तक पहुंची और जैसे ही उसे पता चला कि खान चाचा बारात में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसने तुरंत फैसला कर लिया। वह बिना खान चाचा के बारात नहीं ले जाएगा। अयान के इस फैसले से सभी चौंक गए। उसके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के लोग उसे समझाने लगे, बेटा, शादी रुक नहीं सकती। उसके चाचा ने कहा, खान चाचा खुद यही चाहेंगे कि बारात समय पर जाए। मौलवी साहब ने समझाया, खान चाचा की तबीयत ठीक हो जाएगी, पर शादी की रस्में एक बार ही होती हैं। उसके ताऊ जी ने भी समझाया, लेकिन अय्यान अपने फैसले पर अडिग था। उसने साफ कह दिया, अगर खान चाचा नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे लिए यह शादी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने मेरे रिश्ते गांव में हलचल मच गई। लड़की वालों को भी यह बात पता चली और वे भी चिंतित हो गए। सायरा को भी डर था कि कहीं उसकी शादी रुक न जाए, लेकिन वह भी अयान की भावनाओं को समझ रही थी। जब यह बात खान चाचा तक पहुंची तो उन्होंने अयान को बुलाने के लिए गांव के सरपंच को भेजा। जब अयान उनके पास पहुंचा तो उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। ये शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम बारात लेकर जाओ। अयान की आंखों में आंसू थे। उसने खान चाचा का हाथ थाम लिया और कहा, चाचा, अगर आप नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जा सकता। मेरे लिए यह शादी तभी पूरी होगी जब आप मेरे साथ होंगे। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने डॉक्टर से बात की और खान चाचा के लिए विशेष इंतजाम किया ताकि वह थोड़ी देर के लिए बारात में आ सकें। कुछ गांव वालों ने अपनी गाड़ियों की व्यवस्था की ताकि खान चाचा को आरामदायक तरीके से शादी स्थल तक ले जाया जा सके। जब यह खबर अयान को मिली तो उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने फौरन तैयार होकर बारात निकालने की अनुमति दी। गांव वालों ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकाली और खान चाचा भी उसमें शामिल हुए। सायरा के परिवार ने अयान के इस फैसले की खूब सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि अयान केवल एक अच्छा पति ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, जो रिश्तों की कद्र करता है। खान चाचा ने आकर शादी की सारी रस्में निभाईं। निकाह के समय जब मौलवी साहब ने अयान से पूछा, क्या आपको यह निकाह कबूल है, तो उसने मुस्कुराकर खान चाचा की ओर देखा। जब खान चाचा ने सिर हिलाया, तभी उसने जोर से कहा, कबूल है। इस कहानी ने गांव में एक मिसाल कायम कर दी कि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पैसा, रिवाज और रस्में मायने रखती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता दिल का होता है। अयान ने यह साबित कर दिया कि खान चाचा सिर्फ उसके अभिभावक नहीं, बल्कि उसके दिल के सबसे करीब थे। खान चाचा के आशीर्वाद से शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई और अयान सायरा की जोड़ी गांव की सबसे पसंदीदा जोड़ी बन गई। कभी कभी एक छोटे से फैसले से हम अपने रिश्तों की गहराई को पहचान सकते हैं और सच्चे प्यार की परिभाषा समझ सकते हैं। राजू एक साधारण गांव का रहने वाला था। वह बेहद बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। माता पिता खेतों में मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करते थे। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगा। गांव में ही एक अमीर किसान की बेटी सुमन रहती थी। वह सुंदर और शिक्षित थी और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सुमन के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन सुमन ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर राजू से शादी कर ली। शादी के बाद सुमन को उम्मीद थी कि राजू जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी कर लेगा और उनकी जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। लेकिन राजू की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वह एक छोटी सी नौकरी करता था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। समय बीतने के साथ सुमन को लगने लगा कि उसने गलत फैसला कर लिया है। वह अपने माता पिता के घर जाने लगी और वहां की सुख सुविधाओं को देखकर राजू के साथ बिताई गई कठिनाइयों से चिढ़ने लगी। एक दिन सुमन ने राजू से साफ शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। न तो तुम्हारे पास अच्छा घर है, न ही पैसा।
मैं इतनी तकलीफें नहीं सह सकती। मैं अपने माता पिता के पास लौट रही हूँ। राजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमन ने साफ इनकार कर दिया और अपने माता पिता के पास चली गई। उसके माता पिता ने उसका दूसरा विवाह एक अमीर व्यापारी के बेटे से करवा दिया। राजू के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और खुद को साबित करने की ठानी। उसने यह निश्चय किया कि एक दिन वह इतना बड़ा आदमी बनेगा कि वही लोग जो उसे छोड़कर गए उसकी कद्र करेंगे। राजू ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसके कठिन परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि वह सिविल सर्विस की परीक्षा में पास हो गया और कलेक्टर बन गया। जब यह खबर गांव में फैली तो हर कोई चकित था। राजू, जिसे लोग गरीब और असफल समझते थे, अब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसकी सफलता की चर्चा हर जगह होने लगी। कुछ समय बाद राजू का ट्रांसफर उसी जिले में हो गया जहां सुमन अब रहती थी। अब वह कलेक्टर के रूप में वहां आया था। यह सुनकर सुमन को विश्वास ही नहीं हुआ कि वही राजू, जिसे उसने तिरस्कृत किया था, अब इतने बड़े पद पर पहुंच गया है। एक दिन जिले के अधिकारियों को बुलाया गया और सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उसी सभा में सुमन का दूसरा पति भी था, जो अब कर्ज में डूब चुका था और व्यापार में घाटा खा चुका था। राजू ने वहां सबके सामने उसे बुलाया और कहा, क्या आप जानते हैं, सफलता और असफलता जीवन का एक हिस्सा है। इंसान को कभी भी किसी की परिस्थिति देखकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेहनती और सच्चा है, तो समय के साथ उसकी किस्मत भी बदल सकती है। सुमन यह सब सुनकर शर्मिंदा थी। उसने सोचा कि यदि उसने धैर्य रखा होता और राजू का साथ नहीं छोड़ा होता, तो आज उसकी भी जिंदगी राजू के साथ खुशहाल होती। सुमन एक दिन राजू से मिलने आई। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारी मेहनत को पहचान नहीं पाई और जल्दबाजी में फैसला ले लिया। राजू ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जो चला गया वह लौट कर नहीं आता। लेकिन हाँ, यह जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी किसी को उसके हालातों से नहीं आंकना चाहिए। आज मैं कलेक्टर हूँ, लेकिन अगर तुमने साथ दिया होता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। यह कहकर राजू ने उसे जाने के लिए कह दिया। सुमन समझ गई कि अब उसकी जिंदगी में राजू के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो आज गरीब है, वह कल अमीर भी हो सकता है। सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसके वर्तमान हालातों के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। राजू ने न केवल अपनी मेहनत से सफलता हासिल की, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि सच्चा बदला वह नहीं जो किसी को चोट पहुंचाए, बल्कि वह है जो अपनी सफलता से दूसरों को एहसास कराए कि वे गलत थे। शिखा और अंशुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके माता पिता ने दोनों को बड़े प्यार से पाला। बचपन से ही दोनों में गहरी दोस्ती थी। जब भी अंशुल को कोई परेशानी होती, शिखा हमेशा उसकी ढाल बनती। स्कूल के दिनों में जब अंशुल को किताबों की जरूरत होती, तो शिखा अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दे देती। अंशुल को गाड़ियों का बहुत शौक था। वह अक्सर सड़क पर गुजरती कारों को देखकर कहता, दीदी, एक दिन मैं अपनी खुद की कार खरीदूंगा। शिखा बस मुस्कुरा देती और मन ही मन सोचती, अगर कभी मौका मिला तो मैं अपने भाई को उसकी पसंदीदा कार गिफ्ट करूंगी। समय बीतता गया। शिखा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माता पिता ने कभी अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। शिखा ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। जब यह खबर घर पहुंची तो सभी खुशी से झूम उठे, खासकर अंशुल, जिसने बहन को गले लगाते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पहले वेतन का दिन शिखा के लिए खास था। उसने सोचा कि वह इस मौके को यादगार बनाएगी। अंशुल की कार खरीदने की ख्वाहिश उसे याद आई और उसने बिना देर किए एक कार डीलरशिप पर जाकर अपने भाई के लिए एक शानदार कार बुक कर दी। जब वह घर आई तो उसके चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कान थी। उसने अंशुल से कहा,
भाई, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक खास जगह ले जाना है। अंशुल हैरान था, लेकिन वह बहन के साथ चल पड़ा। जब वे कार शोरूम पहुंचे तो अंशुल को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे लगा कि यह किसी और के लिए होगी। तभी शिखा ने चाबी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है भाई, तुम्हारा सपना अब पूरा हुआ। अंशुल की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने बहन को गले लगाते हुए कहा, दीदी, यह दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन तुमने इतना बड़ा खर्च क्यों किया? शिखा मुस्कुराई और बोली, तूने बचपन से मुझे खुश रखने के लिए कितनी बार अपने सपने कुर्बान किए हैं। यह तो बस एक छोटी सी खुशी है जो मैं तुझे देना चाहती थी। माता पिता भी यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने गर्व से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। पूरे परिवार के लिए यह पल बेहद खास था। उस दिन शिखा और अंशुल ने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा कीं और कार में बैठकर पहली सैर पर निकले। यह कहानी सिर्फ एक कार गिफ्ट करने की नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम, समर्पण और संघर्ष की कहानी है। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी प्रकट होता है। शिखा की यह भेंट सिर्फ एक कार्य नहीं थी, बल्कि भाई के लिए उसके अपार प्रेम की निशानी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवगरह में दीपावली की रौनक जोरों पर थी। बाजारों में भीड़ उमड़ रही थी, दुकानों पर रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी और हर कोई अपनी पसंद की चीजें खरीदने में मग्न था। इसी भीड़ में एक साधारण सी साड़ी पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए एक महिला भी बाजार में घूम रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह महिला और कोई नहीं, बल्कि जिले की जिला अधिकारी डीएम निधि वर्मा है। निधि वर्मा को कुछ महीने पहले ही शिवगरज का डीएम नियुक्त किया गया था। उनकी कार्यशैली बहुत सख्त मानी जाती थी, लेकिन वे आम जनता की समस्याओं को समझने के लिए सीधे लोगों से मिलने में यकीन रखती थीं। जब भी उन्हें किसी क्षेत्र की असलियत जाननी होती, वे बिना किसी तामझाम के आम नागरिक की तरह उस जगह पहुंच जाती। इस बार उनका उद्देश्य था त्योहारी सीजन में बाजार की स्थिति और दुकानदारों द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की वास्तविकता को जानना। निधि मैडम एक आम ग्राहक की तरह दुकानों पर साड़ियों के दाम पूछ रही थीं। कभी किसी दुकान पर रुकतीं, कभी किसी दुकान पर। कई दुकानदारों ने उन्हें सामान्य महिला समझकर ज्यादा दाम बताए, तो कुछ ने उनके पहनावे और साधारण रूप रंग के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तभी उनकी नजर एक प्रसिद्ध साड़ी दुकान शिवगरह सिल्क हाउस पर पड़ी। यह दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकानों में से एक थी, जहां महंगे से महंगे कपड़े बेचे जाते थे। वे दुकान में दाखिल हुईं और एक साड़ी पसंद करने लगीं। दुकानदार, जिसका नाम गोपाल था, ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर लापरवाही से पूछा, क्या चाहिए आपको? निधि ने मुस्कुराकर कहा, कोई अच्छी सिल्क साड़ी दिखाइए। गोपाल ने एक नजर उनकी साधारण सी साड़ी और सादगी भरे पहनावे पर डाली और फिर हल्के व्यंग्य भरे स्वर में बोला, अम्मा, ये दुकान बहुत महंगी है। तुम्हारे बजट की साड़ियां दूसरी दुकान पर मिलेंगी निधि को। यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। कोई बात नहीं, आप दिखाइए तो सही, उन्होंने सहजता से कहा। गोपाल ने बेमन से एक साधारण सी साड़ी निकाली और सामने रख दी। यह 2,000 रुपए की है। इससे सस्ती हमारे पास कुछ नहीं है, उसने रूखे स्वर में कहा। निधि ने मुस्कुराकर कहा, क्या इससे अच्छी कोई नहीं है? गोपाल ने चिढ़कर कहा, अरे मैडम, ये दुकान बड़े लोगों के लिए है। आप सरकारी दाम वाली दुकान पर जाइए। तभी एक महिला जो वहीं खड़ी थी और निधि को पहचानती थी, धीरे से बोली, अरे, यह तो हमारी डीएम साहिबा है। यह सुनते ही दुकान में सन्नाटा छा गया। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। बाकी ग्राहकों ने भी निधि वर्मा की ओर आश्चर्य से देखा। निधि ने गंभीर स्वर में कहा, तो गरीब और साधारण दिखने वालों को आप यह समझकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं कि वे आपकी महंगी साड़ियां खरीदने लायक नहीं है। गोपाल ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, न नहीं मैडम, मैंने तो बस यूं ही कहा था। मैं आपको पहचान नहीं पाया, निधि ने कड़ाई से कहा। क्या केवल पहचानने वालों के साथ ही अच्छा व्यवहार किया जाता है? बाकी ग्राहकों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? निधि ने तुरंत प्रशासन को फोन किया और मौके पर एक टीम बुलाई।
जांच में पता चला कि दुकान में ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जाते थे और कई बार नकली सिल्क को असली बताकर बेचा जाता था। इस घटना के बाद प्रशासन ने दुकान पर भारी जुर्माना लगाया और दुकानदारों को हिदायत दी कि वे ग्राहकों से भेदभाव न करें। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोगों को यह सीख मिली कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधारण दिखता हो या अमीर, सम्मान का हकदार होता है। इसके बाद निधि वर्मा ने तय किया कि वे समय समय पर ऐसे निरीक्षण करती रहेंगी ताकि कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक के साथ गलत व्यवहार न करे। शिवगढ़ के बाजारों में इस घटना के बाद एक बड़ा बदलाव आया। अब हर ग्राहक को समान सम्मान और मूल्य मिलने लगा। यह घटना केवल एक दुकान तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज में फैली उस मानसिकता को उजागर करती थी जिसमें लोगों को उनके पहनावे और हैसियत के आधार पर परखा जाता है। निधि वर्मा का यह छोटा सा कदम समाज को यह सीख देने के लिए काफी था कि असली कीमत इंसान की होती है, न कि उसके कपड़ों की। साक्षी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। परिवार में ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। साक्षी शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी। उसने हमेशा अपने माता पिता से यही सुना था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। गांव के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी साधारण था, लेकिन साक्षी को किताबों से प्यार था। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की योजना बनाती। उसके घर के पास ही एक बूढ़े नौकर रघु काका रहते थे, जो उसके दादा के समय से घर पर काम कर रहे थे। रघु काका ने साक्षी को हमेशा प्रोत्साहित किया। वे कहते थे, बिटिया, तेरा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही तुझे वहां तक ले जाएगी। साक्षी अक्सर सोचती थी कि वह भी बड़े अफसरों की तरह बनेगी, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं था। साक्षी के गांव में एक दिन कलेक्टर साहब का दौरा हुआ। उन्होंने गांव की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आदेश दिए। साक्षी ने पहली बार किसी कलेक्टर को करीब से देखा था। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से वह बहुत प्रभावित हुई। उस दिन उसने ठान लिया कि वह भी कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसके लिए उसे पहले शहर जाकर उच्च शिक्षा लेनी थी। यह आसान नहीं था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। रघु काका ने उसकी मदद की। उन्होंने अपनी बचत से उसका कॉलेज का पहला साल भरने में मदद की और कहा, बिटिया, तू एक दिन बहुत ऊंचा उड़ने वाली है। साक्षी ने भी मेहनत से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और दिन रात मेहनत की। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आ गया जब साक्षी का यूपीएसएससी का परिणाम आया। उसने पूरे देश में टॉप किया था और अब वह कलेक्टर बनने जा रही थी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले गर्व से उसका नाम ले रहे थे, लेकिन इस सफलता के बीच वह रघु काका को नहीं भूली थी। उसने सबसे पहले उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन की वजह से हूँ। रघु काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से साक्षी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, तूने सच में कमाल कर दिया। कलेक्टर बनने के बाद साक्षी को राजधानी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक बड़े 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। ये पहली बार था जब वह इतनी भव्यता के बीच थी। होटल में उसे बहुत सम्मान दिया गया, लेकिन जैसे ही उसने होटल के एक वेटर को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। वह वेटर कोई और नहीं, बल्कि रघु काका का बेटा मोहन था। मोहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने होटल में नौकरी कर ली थी। साक्षी ने उसे तुरंत पहचान लिया और आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। होटल में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी यह देखकर हैरान रह गए कि एक कलेक्टर एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। साक्षी ने सबको बताया, यह मेरे गुरु के बेटे हैं। इन्होंने और इनके परिवार ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है। आज अगर मैं कलेक्टर बनी हूं तो इनका भी योगदान है। होटल में खड़े सभी लोग भावुक हो गए। मोहन की आंखों में भी आंसू थे। इस घटना के बाद साक्षी ने मोहन की मदद की और उसके लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया। उसने अपने गांव में भी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम शुरू किया, ताकि कोई और साक्षी भी अपने सपनों को साकार कर सके।
यह कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो दूसरों की मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि असली सफलता वही होती है जो दूसरों के लिए भी रास्ता बनाए।